Hello, good morning friends and my dear viewer. I am A.K. Chaube and today I am going to start a very important chapter which is future tense. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, है ना। फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं ये पहले देख लें। तो व्हाट इज फ्यूचर टेंस? द वर्ब विच रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. And today we are going to describe something about future indefinite tense. So please have a look. तो यहाँ पे देखें, एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा. क्या लिखा हूँ? मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा. एक सेंटेंस है, यानी उसके बाद हम किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी पहचान देखते हैं. क्या है उसकी पहचान? जब तक हम उसे पहचान नहीं पाएंगे तो हम लोग उस सेंटेंस को सही तरीके से बना नहीं सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि पहचान में मैं लिखा हूँ कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा हो और उससे यह पता चले कि कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा. कोई काम अभी हुआ नहीं है, कोई काम में, है ना, फ्यूचर टाइम में सामान्य रूप से होगा, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस दोनों एक ही टेंस है, मतलब ये लोग दोनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं सिर्फ, है ना. अब यहाँ पे देखिए, इसमें मेनली हम लोग को क्या यूज़ करना है? शैल और विल. शैल प्लस V1 और विल प्लस V1. तो हम लोग क्या करेंगे? आई और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं? शैल प्लस V1. बाकी सबों के साथ विल प्लस V1, यानी यू, ही, सी, इट, या कोई एक नाम या कोई एक सब्जेक्ट, है ना, दे, द बॉयज, या मोर देन वन सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल प्लस V1. अब आप यहाँ पे देखें कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसका शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं. उसके बाद क्या लगाते हैं? V1. उसके बाद अदर वर्ड. यानी यहाँ पे क्या है? आई, है ना. मैं का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ क्या लेगा? शैल, है ना. आई शैल. पढ़ाना क्या होता है? टीच इनको यू. आई शैल टीच यू. तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगर इसी का एक सेंटेंस रहता है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा ना, आई शैल नॉट टीच यू, है ना. आई शैल नॉट टीच यू. तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये शैल के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? नॉट. अगर इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे कि शैल प्लस नॉट बराबर शैंट, और विल प्लस नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं? विल प्लस नॉट इक्वल टू वांट. तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं. शैल प्लस नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं? सेंड. और विल प्लस नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं? वांट. तो यहाँ तक तो कोई. अब इसी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्या लिखते हैं? आई शान टीच यू. तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आप आगे देखें जो इम्पोर्टेंट. ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें जो इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो मैं लिखा हूँ कि मैं तुम्हें हराऊंगा. क्या है? मैं तुम्हें हराऊंगा, है ना. तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, उसके बाद V1 लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स लगाते हैं. अब आप यहाँ पे देखिए कि मैं, यानी मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ क्या लगता है? शैल. यहाँ देखिए आई के साथ क्या लगता है? शैल प्लस V1. तो आई शैल, हराना का डिफीट ना, आई शैल डिफीट यू. मैं तुम्हें हराऊंगा, आई शैल डिफीट यू. मतलब जो स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ उस पर क्या करना है? सेंटेंस को बैठा देना, और कुछ नहीं करना है ना. अब आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे. ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस. क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस. और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद अदरवाइज. इसी पर बैठा नहीं. यानी हम लोग को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? वी. और
वी के साथ क्या लगेगा, शैल, यानी वी शैल, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, है ना, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे या हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। अब आप यहाँ देखें, यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शैल और विल से शुरू होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल से शुरू करते हैं। यानी हम लोग क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, यानी तुम यानी यू, और यू के साथ क्या लगता है, विल, तो हम लोग विल से शुरू होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल यू, यहाँ देखिए यहाँ तक हो गया। उसका V1 क्या, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, तो विल यू प्ले विद मी, है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क, यदि क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं क्या लिखा हूँ, विल यू प्ले विद मी, यानी क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, यानी यू के साथ क्या लगता है, विल, तो विल यू, उसके बाद V1 प्ले विद मी प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसमें नहीं भी लगा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो हम लोग उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो उसके लिए हम लोग किसके साथ शुरू होते हैं, शैल या विल से, कि सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो यानी सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आप, यानी यू, देखिए यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो हम लोग किससे शुरू होंगे, विल से, है ना। या फिर यहाँ पे लिखेंगे विल यू, उसके बाद क्या है, नॉट, विल यू नॉट, क्या आप मुझे नहीं बुलाएंगे, विल यू नॉट, बुलाना का कॉल मी, मुझे का मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे वो देखिए कि शैल प्लस नॉट क्या है, शैल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना, वो हम लोग क्या लिखते हैं, सैंट, है ना, SHAN और T। उसी तरह विल और नॉट, है ना, विल और नॉट का प्रयोग हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, वॉन्ट, है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी शैल प्लस नॉट यानी सैंट, और विल प्लस नॉट उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वॉन्ट। तो यहाँ पे देखें, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखना चाह रहे थे कि विल यू नॉट कॉल मी, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे, वॉन्ट यू कॉल मी, यानी ये सेंटेंस विल यू नॉट कॉल मी और वॉन्ट यू कॉल मी दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि लगा हो, तो हम लोग उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, WH क्वेश्चन। और बनाने के वक्त ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखते हैं, फिर शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ सेंटेंस क्या है कि वह यहाँ कब आएगी, वह यहाँ कब आएगी, कब को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, शैल और विल के अनुसार क्या है लिखेंगे, व्हेन आएगी ना, व्हेन विल शी कम हेयर प्लस क्वेश्चन, है ना, व्हेन विल शी कम हेयर, वह यहाँ कब आएगी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब आप आगे देखें कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों भी लगा हो और उसमें नहीं भी लगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस, यानी WH भी हो और नहीं भी लगा हो, तो क्या हो जाएगा, WH नॉट क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले WH क्वेश्चन, फिर शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स। यानी यहाँ पे क्या है, वे लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे, वे लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो विल क्यों का क्या होता है, वाई, उसके बाद क्या लगेगा, शैल या विल क्या लगेगा, विलो, यानी विलो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, और दे के साथ क्या लगता है, विल। तो वाई विल दे नॉट रीड, है ना, वे लोग
क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो वाई विल दे नॉट रीड, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि वाई विल दे नॉट स्टडी, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वाई विल दे नॉट स्टडी। अब इसी को बनाना है तो हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्म से बना सकते हैं ना, वाई वॉन्ट दे रीड प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, वाई वॉन्ट दे रीड, वे लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। एक बार और मैं बता देता हूँ, सेल प्लस नॉट बराबर क्या होगा यहाँ पे, सेंट, और विल प्लस नॉट बराबर क्या होगा, वॉन, यानी आई और वी के साथ हम लोग सेल प्लस वी वन लगाते हैं, उसके बाद यू ही सी इट दे या द बॉयज, या प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग साथ क्या लगाते हैं, विल प्लस वी वन। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, जितने भी मेथड मैं आपको बताता हूँ, और मेथड के अंत में, किसमें, मेथड के अंत में मैं आपको कुछ नोट बताता हूँ, कुछ सावधानियाँ बताता हूँ कि आपको क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। तो नोट 1 में यहाँ देखिए, इस मेथड के लिए नोट 1 में मैं लिखा हूँ कि आई और वी के साथ सेल प्लस वी वन का प्रयोग होता है। क्या, आई और वी के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेल प्लस वी वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं लिखा हूँ आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊँगा। फिर मैं लिखा हूँ वी शैल बाय अ कार, हम लोग एक कार खरीदेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए नोट 2 में हम लिखे हैं कि आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल प्लस वी वन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा हूँ कि यू विल कम हियर, तुम यहाँ आओगे। उसके बाद मैं लिखा हूँ सी विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगी। उसके बाद लिखें ही विल विन द मैच, वह मैच जीतेगा। या फिर दे विल नॉट टीच यू, वे लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। यानी हर देखिए यहीं पे यू के साथ विल, सी के साथ विल, ई के साथ विल, दे के साथ विल, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आप आगे देखें जो और भी इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, मैं लिखा हूँ नोट 3। नोट 3 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या है कि यदि सिंपल फ्यूचर टेंस के किसी वाक्य में अवश्य लगा हो, क्या लगा हो, अवश्य, यदि सिंपल फ्यूचर टेंस के किसी सेंटेंस में अवश्य लगा हो और अवश्य लगा हो तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग, आई और वी के साथ विल का प्रयोग, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेल का प्रयोग करते हैं या होता है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल में देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि मैं अवश्य यह घर बेचूंगा, है ना, मैं अवश्य यह घर बेचूंगा। या फिर हम लोग अवश्य खेलेंगे, है ना, या फिर तुम अवश्य मरोगे, है ना, या फिर वह अवश्य मुझे प्यार करेगी। ये 4 सेंटेंस मैं लिया हूँ। तो देखिए आई के साथ क्या लगता था, पहले मैं बताया हूँ, तो आई और वी के साथ लगता था सेल, लेकिन जब अवश्य लग जाएगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा। आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लगेगा, सेल। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है कि मैं अवश्य यह घर बेचूंगा, है ना, तो आई विल सेल दिस हाउस, है ना। यानी आई के साथ जैसे ही विल लगा दिया आप, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में जो भी काम है वो दृढ़तापूर्वक होगा, निश्चित होगा, अवश्य होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले के मेथड से हम लोग समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग अवश्य खेलेंगे, तो हम लोग का क्या होता है इंग्लिश, वी, और वी के साथ पहले क्या लगता था, सेल, लेकिन अब क्या लगेगा, वी विल प्ले। अगर कहीं पे लिखा हुआ हो कि वी शैल प्ले, मतलब हम लोग खेलेंगे भी और नहीं भी खेलेंगे, हाँ, लेकिन यदि कोई बोल देते हैं कि वी विल प्ले, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग अवश्य खेलेंगे, है ना। अब आप यहाँ देखें, तुम अवश्य मरोगे, तो पहले तो यू के साथ विल लगता था, लेकिन अब क्या लगेगा, यू
शैल डाई, यू शैल डाई मतलब तुम अवश्य मरोगे, है ना, या फिर वह अवश्य मुझे प्यार करेगी, है ना, शी शैल लव मी, वह अवश्य मुझे प्यार करेगी, शी शैल लव मी। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे हम लोग पहले आई और वी के साथ शैल लगाते थे, लेकिन जब किसी सेंटेंस में अवश्य आ जाए तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, यानी जैसे यू, वी, यू, ही, सी, इट, दे, द बॉयज, या मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते थे, पहले विल लगाते थे। लेकिन जब अवश्य लिखा हुआ किसी सेंटेंस में मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखिए तुम अवश्य मरोगे, तो यू शैल डाई, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते कि यू विल डाई, है ना। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ये बनाते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ ये देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट 4 में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि इस मेथड फ्यूचर इंडेफिनिट मेथड के किसी सेंटेंस या कोई सेंटेंस यदि या अगर क्या, यदि या अगर से शुरू हो, है ना, और उसमें दो सेंटेंस हो, क्या हो, दो सेंटेंस, और दोनों में क्या हो, एक से शर्त की बात की जाए और दूसरे की से परिणाम का बोध हो, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्या है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि आप नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक से यदि तुम आओगे, यहाँ पे क्या हो गया, शर्त की बात की जा रही है, और दूसरा क्या है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो यहाँ क्या है, परिणाम निकल रहा है ना, रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ ऐसे वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई सेंटेंस यदि और अगर, यहाँ पे भी देखें कि अगर वह दवा लेगी तो वह अच्छी हो जाएगी, यदि वह दवा लेगी तो वह अच्छी हो जाएगी, यदि वह दवा नहीं लेगी तो अच्छी नहीं होगी। तो एक से क्या झलक रहा है, यानी यदि तुम आओगे, ये क्या हो गया, शर्त हो गया, एक शर्त रख रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं। और दूसरे में क्या है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्या है, एक रिजल्ट की बात हो रही है ना। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम लोग क्या, और दोनों सेंटेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही है। गौर करने वाली ये भी बात है, यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो यदि कोई सेंटेंस इस टाइप से आए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जिसमें हम लोग जो है शर्त की बात होती है, उसको हम लोग किस में बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पहला सेंटेंस को हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, और दूसरे को हम लोग किस में बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब आप आगे देखें क्या है, जैसे यदि तुम आओगे, तो इसको किस में बनाना है ना, इफ यू कम, किस में बना दिए, इफ यू कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, है ना। इफ यू कम आई शैल टीच यू, इफ यू कम आई शैल टीच यू, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कहने का अर्थ एक बार और समझ लें कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन बनाते वक्त इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, जो शर्त की बात होगी उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो रिजल्ट की बात होगी परिणाम का, उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पर है कि यदि वह दवा लेगी, है ना, तो वह अच्छी हो जाएगी, यदि वह दवा लेंगी तो वह अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो क्या बनाएंगे, इफ सी टेक्स मेडिसिन, if she takes medicine she will get well, है ना। if she takes medicine she will get well, यदि वह दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट है, यदि मैं लिखा हूं कि भविष्य के किसी निश्चित प्रोग्राम को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, चाहे
हिंदी वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में क्यों ना हो। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि भविष्य में कोई निश्चित प्रोग्राम की बात की जाए जो एकदम डन हो गया हो किसी टाइम के लिए, या एडवर्ब ऑफ टाइम से जब हम उसको रिलेट करते हैं, तो वैसे समय में हम लोग क्या करते हैं कि यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही क्यों ना सेंटेंस लिखी गई हो, जब उसका हम लोग अनुवाद करते हैं तो किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करते हैं। जैसे मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो फ्यूचर में तो ये काम हो रही है, लेकिन क्या है, डन हो गया है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग यहाँ लगा दें कि कल मैं वहाँ जाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको फ्यूचर इंडेफिनिट से ना बना के हम लोग किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आई गो देयर, है ना। आई गो देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा। या फिर वह सोमवार को खेलेगी, है ना, वह सोमवार को खेलेगी, तो क्या लिखेंगे, सी प्लेज ऑन मंडे, है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भविष्य में यदि किसी निश्चित प्रोग्राम को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, चाहे हिंदी वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में क्यों ना हो। जैसे ये सेंटेंस किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन हम लोग बना किस में रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर की जो बात है वो निश्चित कर दी गई है ना, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दी गई है, तो हम लोग उसके लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बनाते हैं, है ना। तो ओके गाइस, यहाँ तक तो मैं आपको बताया हूँ, और मुझे आशा है कि आप इन सारी मेथड को समझ पाएंगे और समझ पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही तरीके से हो रहा है, या कोई सुधार भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।